नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। हम इसमें हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था और स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे कि व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया जाता है। एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, हमने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी देखा था कि स्वर किस स्थान से उच्चारित होते हैं, कौन सा स्वर कौन से स्थान से निकलता है मुखावयव के। तो उसी प्रकार से व्यंजन भी अलग अलग मुखावयवों से निकलते हैं। इनके बारे में अब हम देखते हैं। साथ ही हम स्वरों के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेंगे ताकि हमारा दोहरान भी हो जाएगा। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर में हम देखते हैं कंठ्य। कंठ्य अर्थात कंठ के द्वारा कौन कौन सा उच्चारण स्थान उच्चारित होता है, इसे ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया हुआ होता है। अगर आप वो सूत्र याद कर लेते हैं तो वो याद कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही वर्णों को याद कर लेना, जैसे आपको सही लगे। आप आपकी सुविधा के हिसाब से याद करना। मैं खुद का बताऊं, मैंने तो सूत्रों के माध्यम से ही याद कर रखा है। तो पहला सूत्र है अकु विसर्जयानाम कंठ। इसमें क्या होता है अ। मैं इसका आपको वर्गीकरण करके समझा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से लिख रखा है। अ, इस अ से हमने अंदाज़ा लगाया या अ से हम लेते हैं कि अ और आ दोनों स्वर आते हैं। कु से हम लेते हैं क वर्ग आता है। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग घ ड। उसके बाद ह से ह वर्ण विसर्जीय नाम यानी कि विसर्ग का नाम। तो विसर्ग तो अ आ दोनों स्वर, क वर्ग ह और विसर्ग मिल, ये सभी कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा अकुह विसर्जयानाम कंठ। अकुह विसर्जयानाम कंठ। अ से दोनों स्वर अ आ, कु क वर्ग ह और विसर्ग, ये वर्ण किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला देखते हैं हम तालव्य। तालव्य अर्थात तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो पहले इसका सूत्र देखते हैं हम। इचयु यशानाम तालु। इचयु इचु यशानाम तालु यानी तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। अब मैं आपको यही बता देती हूँ, ई से उच्चारित होंगे ई और ई, ये दोनों वर्ण ले लेंगे। चु अर्थात च वर्ग पूरा और य से य और श से श, ये वर्ण किससे उच्चारित होंगे, तालु से उच्चारित होंगे। अब हम देखते हैं, ये देखिए ई दोनों च वर्ग में च छ ज झ य, ये हो गया। उसके बाद य और श। इचयु यशानाम तालु, क्या बोलेंगे हम, इचयु यशानाम तालु। आपको अगर बोलना नहीं आता है तो एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको आ जाएगा। इच्चु यशानाम तालु, इच्चु यशानाम तालु। तो ये क्या हो गया, तालु से। कंठ से अ आ क वर्ग ह और विसर्ग। तालु से ई च वर्ग य श, ये दोनों उच्चारण स्थान कंप्लीट। अब हम तीसरा उच्चारण स्थान देखते हैं मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण। मूर्धा मैंने आपको बताया था इससे पिछली क्लास में। ये जो हमारे ऊपर का कठोर भाग होता है जहाँ मसूड़े होते हैं, तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ उस पर टकराती है। जिन वर्णों के उच्चारण पे हमारी जीवा जो है वहाँ टकराएगी, वो वहीं से उच्चारित वर्ण माने जाते हैं। तो आप बोल कर देखिए, ट ठ
टकराती है मसूड़ और उनके ऊपर वाला जो कठोर भाग होता है हमारा, वहाँ पर हमारे मुक्के पे। तो हम देखते हैं ऋटुर षाणाम मूर्धा, क्या निकलेगा इसका? ऋटुर षाणाम मूर्धा। री से ऋषि, री वर्ग, री स्वर जो है हमारा वो टू, ट वर्ग आ गया, ट वर्ग में पूरा ट ठ ड ड न। इसके बाद हमारा बच रहा है र, र से र और श से श। ऋटुर षाणाम मूर्धा, ऋटुर षाणाम मूर्धा। मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं? री, ट वर्ग, र और श। तो इस प्रकार से ये मूर्धन्य से उच्चरित होने वाले वर्ण हो गए। अब आगे हम देखते हैं दंत्य। दंत्य से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, अब हम इसे देखते हैं। दंत्य से होंगे तो इसका पहले हम सूत्र देख लेते हैं। तुलसानाम दंत, तुलसानाम दंत। संस्कृत में अगर हम इस सूत्र को देखते हैं तो इसके आगे री और लगा हुआ होता है, क्योंकि ये वर्ण, ये जो स्वर है वो हिंदी में नहीं आता है, इसीलिए इसे हटाकर मैंने तुलसानाम दंत ही लिखा है, यहाँ पर री नहीं लिखा है। आप ये मत सोचना कि सूत्र गलत है, सूत्र सही है, हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने इसको डाला है, इसीलिए यहाँ पर केवल तुलसानाम दंत ही लिखा है। तुलसानाम यानी त से उच्चरित होने वाला त वर्ग, त थ द ध न, ल से ल और स से स। तुलसानाम दंत्य, आप ये याद रखना। इसके बाद आते हैं अगले वर्ण पर। अगला उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चरित कौन कौन से वर्ण होंगे? ओष्ठ अर्थात होठों से। उपपधीयमानी या नाम ओष्ठ, उपुप ध उपुपधीयमानी या नाम ओष्ठ। इसमें सबसे पहले ऊ दे रखा है, तो ऊ से उच्चरित होने वाला ऊ और ऊ, दोनों ऊ जो है वो ऊ से उच्चरित हो जाते हैं। पू, प वर्ग और प के साथ प के जितना भी पूरा वर्ण है वो आ जाएगा इसमें। इसमें केवल प वर्ग ही आएगा, तो प वर्ग का ही आधिक्य इस उच्चारण स्थान में रहता है। ऊ और प वर्ग का आधिक्य रहता है, इसीलिए यहाँ पे उपधीयमानी या नाम ओष्ठ दे रखा है। तालु से दंत्य से जो था किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। हमने स्वरों में भी पढ़ा था, कंठ देखा था, तालु देखा था, मूर्धा देख लिया था हमने, ओष्ठ देख लिया था, परंतु हमने दंत्य नहीं पढ़ा था वहाँ पर भी। और यहाँ पर भी स्वर दंत्य से उच्चरित नहीं होते हैं, दंत्य से त वर्ग ही उच्चरित होता है। अब हम नासिक के व्यंजन देखते हैं कि नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग जो होता है, प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो पांचवा वर्ण जो होता है वो मुख के साथ साथ नाक से भी उच्चरित होता है, इसीलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहा जाता है। और ये नासिक के व्यंजन होने की वजह से इनका अलग से उच्चारण स्थान माना जाता है नाक के माध्यम से, इसीलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहकर यहाँ पर दिखाया गया है, अलग से इनका वर्ग बनाया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, नासिक के व्यंजन। इसके बाद हम देखते हैं वकारस्य दंतोष्ठ्य। 2 ऐसे वर्ण हैं, ये दोनों ऐसे वर्ण हैं जो दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ अर्थात दंत और ओष्ठ, इन दोनों से ही उच्चरित होते हैं, इसीलिए इन्हें दंतोष्ठ कहता है। और इसमें आता है व और फ। व और फ जो है इनका उच्चारण करते हैं, तब ये व और फ दोनों दंतोष्ठ से उच्चरित होते हैं, दंत और ओष्ठ दोनों के संयोग से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इन्हें दंतोष्ठ कहा गया है। और आगे नाम दे दिया है इसे अलग से वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ्य। आपको अगर ज़्यादा याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए कि किस वर्ण में कौन सा वर्ग, कौन सा उच्चारण स्थान आएगा, यानी कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से उच्चरित हो रहा है, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लीजिए।
एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब इसके अगला देखते हैं वत्स्य। वत्सरी जो है वो आते हैं न, र, ल, स, ज। इन व्यंजनों को वत्स्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन व्यंजनों को? वत्स्य व्यंजन भी कहते हैं। इन व्यंजनों को वत्स्य व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे दांत और मसूड़े होते हैं इन दोनों के संधि स्थल से मिलकर ये बने हुए होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान जब निकलता है तो इन दोनों के मध्य से जीभ का टकराव होता है और जिससे ये ध्वनियाँ निकालते हैं। इसीलिए इस ध्वनि वर्ण जो हैं, ये ध्वनि वर्ण जो हैं, ये क्या कहलाएंगे? वत्स्य कहलाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वत्स्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। न, र, ल, स, ज। काकल्य। काकल्य व्यंजन होता है ह। ये कंठ के नीचे एक स्थान होता है जिसे काकल कहते हैं, वहाँ से इसकी ध्वनि निकलती है, इसीलिए इस वर्ण को काकल्य व्यंजन कहते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि काकल्य क्यों कहते हैं या काकल कहाँ होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि काकल्य व्यंजन कौन सा होता है? ह। वकार से दंतोष्ठ कौन सा होता है? व, फ। वत से कौन से होते हैं? न, र, ल, स, ज। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं देखना है। ये थे हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मैं एक बार फिर आपको ओरली सारा समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़े थे कंठ्य। अको विसर्जनीयम कंठ, यानी कि क, अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। तालव्य में हमने देखा था ई, इचियो यशा नाम और च वर्ग, य और श। मूर्धन्य में हमने देखा था ऋटुरसा नाम, री, ट वर्ग, र और श। उसके बाद दंत्य में कोई स्वर नहीं था, सिर्फ तुलसा नाम यानी कि त वर्ग, ल और स था। औष्ठ्य हमने देखा था उपपदीय नाम यानी कि उ और प वर्ग वहाँ पर था। इसके बाद हमने देखा था नासिक्य, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हमने देखा था कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है उसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, मुख के साथ साथ, इस वजह से इन्हें नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। और ये पांच वर्ण कौन कौन से हैं ये हमने देखे थे। व और फ का उच्चारण स्थान हमने देखा था वकारों से दंतोष्ठ्य, क्योंकि इनका उच्चारण निकलता है दांतों और ओष्ठों के संयोग से स्पर्श करते हुए निकलता है, यानी कि जीवा जब इन्हें उच्चरित करती है तो इन दोनों से टकराती है। इसके बाद हमने काकल्य देखा था, यानी कि ह वर्ण। वत्स्य देखा था जिसमें नरलसज था। तो इस प्रकार से हमने आज उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको ये जो आज पढ़ा है हमने वो समझ में आ गया होगा। कल हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है ये दो प्रकार का होता है, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। इन दोनों के बारे में हम कल देखेंगे कि कौन से अभ्यंतर में क्या होता है और बाह्य में क्या होता है और कौन कौन से वर्ण किस तरह से इनमें आते हैं। अब तक के लिए जितना हमने पढ़ा उसे आप दोबारा से देखिएगा, समझिएगा। मैं आशा करूँगी आपको जो मैंने आज पढ़ाया, समझाने की कोशिश की, वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।